हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 8 से चैप्टर नंबर 4। देखिए, हम यहां जानेंगे कानूनों की समझ, यानी कानून हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं, कानूनों की हमारे लोकतांत्रिक देश में क्या महत्ता है, किसके यानी इन कानूनों के अकॉर्डिंग हम किस प्रकार से सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं। तो वो सब बातें हम इस अध्याय के तहत देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। चलिए बात कर लेते हैं अध्याय की। देखिए, जैसा कि अध्याय कानूनों की समझ, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में, हमारा एक देश लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में जो हमारे यहाँ कानून जो बनाए जाते हैं वो संविधान के दायरे में रह के बनाए जाते हैं। संविधान में जो नियम वर्णित हैं उन नियमों को देखते हुए कानूनों का निर्माण किया जाता है ताकि किसी व्यक्ति को मिले हुए मौलिक अधिकारों का हनन भी ना हो और यहाँ पर देश में सारी गतिविधियाँ हैं वो सुचारू रूप से संचालित हो सकें। ठीक है, तो यहाँ पर जो कानून आप देखते होंगे हमारे यहाँ, चाहे वो शादी की उम्र हो, शादी की उम्र के संदर्भ में आपने देखा होगा 18 का लड़का, 18 की लड़की होनी चाहिए, 21 का लड़का। ठीक है, और वहीं आपने एक यहाँ पे मताधिकार वाला देखा होगा कि यहाँ पर देखिए जो लड़के की यहाँ पर वयस्क मताधिकार में ये होता है कि भाई स्त्री हो या पुरुष दोनों की एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। तो ऐसे करके हमारे यहाँ कानून हैं शादी के लिए, मताधिकार के लिए, हर जगह चीज़ के लिए कानून बनाए गए हैं। अब देखिए, आप सभी को पता होगा कि हमारे यहाँ कानून बनाने का जिम्मा किसे है। कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद है। संसद के दोनों सदन मिलकर, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर कानून बनाते हैं। लेकिन बहुत बार स्थिति ये भी हो जाती है कि कभी कभी कानून जो होते हैं वो यानी कि हमारे यहाँ संवैधानिक जो दायरा है, संवैधानिक दायरे से बाहर भी निकल जाते हैं। तो संवैधानिक दायरे से जब बाहर निकल जाते हैं तो विवाद का विषय बन जाते हैं, यानी कानून अलोकप्रिय या विवादास्पद हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में देश का सुप्रीम कोर्ट होता है, वो सुप्रीम कोर्ट और कानूनों की समीक्षा करता है और देखता है क्या वाकई में ये हमारे संवैधानिक दायरों से बाहर हैं, क्या ये वाकई में संवैधानिक के मूल्यों का हनन कर रहे हैं। अगर हनन कर रहे होते हैं तो वाकई में सुप्रीम कोर्ट उन्हें संज्ञान में लेकर उन कानूनों को निरस्त करने की कार्यवाही करता है। तो ये तो कुछ कानूनों के बारे में बेसिक जानकारी थी जो आपके सामने मैंने साझा की। अब इस चैप्टर में क्या है वो हम देखते हैं। अब देख पा रहे हैं एक महिलाएं हैं, कुछ महिलाओं का समूह है, क्योंकि ये आंदोलन कर रहा है। ठीक है, अब ये आंदोलन किस प्रकार से है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए, सबसे बड़ी बात हम सबके माइंड में एक चीज़ आती है कि क्या कानून वास्तव में सब पर लागू होते हैं, यानी हमारे देश में सभी को एक अनुरूप, एक जैसा है, यानी हमारे यहाँ लिंग, जाति, किसी के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो हमारे देश में क्या कानून बनाए जाते हैं वो क्या सभी के लिए सर्वमान्य होते हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न हम सबके माइंड में उठता है। देखिए, यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है। एक सरकारी कर्मचारी है, इसके बेटे को जिला अदालत ने 10 साल की सजा दी है। अब चूंकि भाई ये पैसे वाला आदमी है, सरकारी रसूख रखता है, थोड़ा बहुत राजनीतिक पहुंच भी है, तो ये क्या करता है, अपने बेटे को वहां से बचा के निकाल लाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि क्या आपको लगता है कि उस सरकारी अधिकारी ने सही काम किया? क्या उसके बेटे को केवल इसलिए कानून से माफ़ी मिल जाती है कि उसका बाप आर्थिक और राजनीतिक रूप से ताकतवर था? कहीं ना कहीं ये सब बातें जो है हमारे माइंड में प्रश्न एक खड़ा करके जाती हैं, क्योंकि हम सब ये सब चीज़ें अपने आसपास देखते हैं कि भाई कोई राजनीतिक रसूख वाले लोग होते हैं, कानून से बचकर निकल जाते हैं, या फिर उनके जो पेचीदा मामले हैं उनमें जो है क्रॉस क्वेश्चन करके उनमें जो है अच्छे से अच्छे वकील लगा के उनसे बच के निकल जाते हैं। क्या वाकई में कानून की उपादेयता यहाँ पर अलग हो जाती है, यानी एक अमीर व्यक्ति के लिए कुछ अलग है, गरीब के लिए अलग है? क्या ये वाकई में सही है? तो ये कहानी यहाँ पर इसलिए दी गई है ताकि आपके माइंड में एक बात तो क्रिएट हो कि वाकई में हम लोग बात जो करते हैं कि कानून सभी पर समान रूप से लागू हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर असमानता क्यों व्याप्त है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, आप सभी को पता है कि जब देश हमारा यानी कि स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्रवादी जो थे, राष्ट्र को हित मानने वाले, तो इनके बीच इस बात की पूरी सहमति थी कि स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल का कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यानी अंग्रेज जिस तरह से जो अपनी मनमानी चला रहे हैं उस तरह से हमारे देशों में मनमानी नहीं होगी। हमारे यहाँ लोकतंत्र होगा, यानी यहाँ पर लोगों की बात की महत्व दिया जाएगा, लोग अपनी बात रख सकेंगे, लोगों के प्रतिनिधि जो होंगे संसद में पहुंचेंगे, उन प्रतिनिधियों की सहमति से कोई कानून बनेगा। एक यहाँ पर एक पूरी एक प्रक्रिया के तहत बनेगा, यानी कि यहाँ पर कोई यानी कि तानाशाही नहीं होगी। ठीक है, राष्ट्रवादियों का मानना यही था। तो इसलिए उन्होंने संविधान में कई ऐसे जो प्रावधान जोड़े जो कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए जरूरी थे। यानी कि इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने संविधान का जो निर्माण हुआ हमारे यहाँ उसमें ऐसे प्रावधान रखे गए जो कानून का शासन जैसे बोलते हैं, ठीक है, यानी कि लॉ का शासन जैसे बोल सकते हैं, कानून का शासन बोलते हैं, इसकी स्थापना के लिए जरूरी थे। ठीक है, यानी कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये था जो संविधान की दृष्टि से कि भाई यहाँ पर ये है कि स्वतंत्र भारत के सभी लोग कानून की दृष्टि में बराबर होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म से आते हों, चाहे किसी जाति से आते हों, लिंग के आधार पर उनके बीच कोई भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि हमारे संविधान में ये बात पहली मौलिक कर्तव्यों में, मौलिक अधिकारों में दे दी गई। ठीक है, मौलिक अधिकारों में ये बात हमें पहले दे दी गई। यानी कानून का शासन का मतलब ये है, चाहे हमारे यहाँ कोई व्यक्ति अधिकारी हो, धन्ना सेठ हो, ठीक है, राष्ट्रपति क्यों ना हो या कोई राजा रजवाड़ा क्यों ना हो,
कानून की नज़र में अगर उसने अपराध किया है तो उसे बराबर सज़ा मिलेगी। यानी हमारे यहाँ पहले ऐसा जो यहाँ पर नहीं रहा, संविधान पहले जैसा हमारे यहाँ स्वरूप नहीं रहा न्याय का कि पहले एक जाति विशेष कोई अगर गलती करती थी तो उसे ज़्यादा जो है दंड दिया जाता था, और वहीं एक अगड़ी जाति गलती करती थी तो उसे कम दंड दिया जाता था। तो अब हमारे यहाँ वो स्वरूप बदल दिया गया, अब कानून की नज़र में सभी समान हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट लिख लेना कि राष्ट्रवादियों ने संविधान में कई ऐसे प्रावधान जोड़े जो कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए जरूरी थे। ठीक है, इसी में सबसे पहला सब पॉइंट, इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून की नज़र में बराबर होंगे। ठीक है, कानून की नज़र में ये लोग बराबर होंगे, चाहे वो किसी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर हो, उनके बीच कोई भेदभाव नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड सब पॉइंट लिख लेना कि हमारा कानून जो है ये किसी आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच में कोई भेदभाव नहीं करता है। ये पहले का सेकंड सब पॉइंट आप लिख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात कही गई है कि भाई यहाँ पर कहा गया सजा तक पहुँचने की भी हमारे यहाँ एक तय प्रक्रिया है, यानी कोई व्यक्ति कानूनों का उल्लंघन करता है तो उस व्यक्ति को सजा दी जाती है, यानी पूरा कोर्ट का प्रोसीजर है, उसे भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। काफ़ी बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि झूठे मुकदमों में, झूठे केसों में फंसा दिया जाता है। तो इस स्थिति में यहाँ पर न्यायालय जो होते हैं, जो वादी पक्ष होता है, वाद, ठीक है, या फिर जो जहाँ पर अपराधी है उसकी भी बात सुनता है, दोनों पक्षों की बात रखी जाती है, उसके बाद न्यायालय किसी निष्कर्ष पर पहुँचता है और तब उसे सजा सुनाई जाती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर वही बात कही, सजा तक पहुँचने की भी एक तय प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति का अपराध साबित किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर वही बात निकल के आती है, लेकिन क्या हमेशा से ही ऐसा था? यानी कि अभी तो ये प्रक्रिया चलती है कि सज़ा अगर मिलने वाली है तो उसकी भी बात सुनी जाती है। ठीक है, जो अपराधी है उसकी भी बात यहाँ पे सुनी जाती है, जैसे आपके सामने तमाम केस भी देखे होंगे। ठीक है, सब पहलुओं पर विचार करने के बाद में सज़ा दी जाती है। ठीक है, देखिए प्राचीन भारत के कानूनों की बात करें तो प्राचीन भारत में हमारे यहाँ असंख्य स्थानीय कानून थे। स्थानीय कानूनों का मतलब ये है कि भाई हमारे यहाँ पूरा राजतंत्र था। ठीक है, और राजतंत्र के तहत क्या था, छोटा छोटा लोग जो थे राजे रजवाड़ों में व्यक्त थे, तो राजे रजवाड़ों में शासन करने वाले लोग थे, वो अपने अपने अकॉर्डिंग जो है शासन चला रहे थे। तो उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग जो है मनमाने ढंग से कानून बना लिए थे। यानी वो लोग कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करने के लिए आज़ाद थे। ठीक है, कुछ मामलों में ये वही बात मैंने बताई कि भाई यहाँ पर ऊंची जाति वाले व्यक्ति, जैसे आपने प्राचीन भारत का इतिहास देखा, वहाँ पर कोई ऊंची जाति का व्यक्ति अगर अपराध कर रहा है तो उसे बहुत कम सजा दी जाती थी। भाई नीची जाति का व्यक्ति कोई अपराध कर रहा है, छोटे से छोटा अपराध कर रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा सजा दी जाती थी। ठीक है, औपनिवेशिक शासन के दौरान ये जो कानून आधारित व्यवस्था थी ये परिपक्व होती गई। ठीक है, यानी कि यहाँ पर औपनिवेशिक शासन में ये स्थिति आई कि भाई अब ये पहले जातिगत आधार पर कानून में सजा का प्रावधान था, उसमें कमी आई। ठीक है, यहाँ पर अब जाति के आधार पर सजा के चलन में खत्म होने लगा। ठीक है, तो यहाँ सेकंड पॉइंट आप यहाँ पे लिख लेना कि औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून में पर आधारित व्यवस्था जैसे जैसे परिपक्व होती गई, जाति के आधार पर सजा देने में भेदभाव का चलन खत्म होने लगा। ठीक है, क्योंकि प्राचीन भारत में हमारे यहाँ जाति के आधार पर ही चलते थे कानून वगैरह, लेकिन अब नहीं है। ठीक है, तो वो बात यहाँ पर बताई गई। अब देखिए यहाँ पर कुछ लोगों में तर्क है, कुछ लोगों में मतभेद है। मतभेद ये है, कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे देश में कानून का शासन जो आया है उसको लाने में अंग्रेज़ों का हाथ है। ये इतिहासकारों का एक पक्ष ये मानता है। दूसरा पक्ष यहाँ पर ये कहता है कि नहीं, यहाँ पर अंग्रेज़ों का कोई हाथ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यानी हमारे यहाँ कानून का शासन स्थापित करने में अंग्रेजों का कोई शासन नहीं है। इन्होंने इस बात के एग्जाम्पल भी गिनाए। ठीक है, यानी एग्जाम्पल ऐसे गिनाए कि अंग्रेजों ने ऐसे बहुत सारे कानून बनाए थे जो कि मनमाने ढंग से थोपे गए थे, उनमें लोगों के भलाई की या लोगों के कल्याण की कोई भावना नहीं थी। एक पक्ष यहाँ पर ये भी कहता है। ठीक है, यानी दोनों ही पक्ष यहाँ पे रखे गए हैं। इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं है कानून के शासन की शुरुआत हमारे यहाँ कहाँ से हुई। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही स्थितियाँ बताई गई हैं, यानी काफ़ी विवाद रहा है इसमें। एक पक्ष ये मानता है कि रायध्रुव एक्ट जो लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ये इनके मनमाने पल की मिसाल थी। इस कानून में रायध्रुव की परिभाषा जो थी बहुत व्यापक थी। रायध्रुव का मतलब ये होता है कि आप सत्ता है, शासन है, जो भारत का शासन है उसके खिलाफ आप प्रतिरोध कर रहे हो, उसका विरोध कर रहे हो। जैसे एक एग्जाम्पल दे सकते हैं हम आपके सामने, जैसे भारत की सरकार ने कोई कानून बनाया। ठीक है, जैसे CIA NRC ले लेते हैं, सबसे बहुचर्चित मुद्दा है और हाल के दिनों में बहुत चर्चा में रहा है। तो CIA NRC पे आपने देखा होगा लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए, कुछ ने शांतिपूर्वक विरोध किया, कुछ ने जो है उग्र प्रदर्शन किए। तो सरकार ने क्या किया, लगा के रायद्रोह लगा दिया, उन पर रायद्रोह का केस लगा दिया। ठीक है, रायद्रोह का मतलब ये होता है कि भाई आप देश के हित में कोई चीज़ है, उस चीज़ के खिलाफ आप बोल रहे हो। ठीक है, देश की सत्ता को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से आप बोल रहे हो, तो आपके ऊपर रायद्रोह का केस लगा दिया गया। ठीक है, यानी जो वर्तमान शासन प्रणाली है, शासन प्रणाली पर आप सवालों के घेरे में से खड़ी कर रहे हो, तो ऐसे में शासन सत्ता के हाथ में पावर होती है कि वो बिना किसी सबूत, बिना किसी गवाह के आपको गिरफ्तार कर सकती है। थोड़ा हम दिखा देते हैं रायद्रोह की परिभाषा। ठीक है, रायद्रोह की परिभाषा मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, ये वाली, कि रायद्रोह का मतलब क्या है। यहाँ पर जब सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो रहा है या विद्रोह किया जा रहा है तो उसे रायद्रोह कहा जाता है।
ठीक है। ऐसी स्थिति में सरकार को किसी की गिरफ्तारी के लिए ठोस सबूत की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर वो बात वही गई है। अब देखिए, राष्ट्रवादी नेता जो थे अंग्रेजों के द्वारा जो यहाँ पे राष्ट्रद्रोह का कानून बनाया गया था, इस बात से सहमत नहीं थे। जो राष्ट्रवादी नेताओं का मानना ये था कि अंग्रेजों ने इसे मनमाने ढंग से भारत की जनता का शोषण करने के लिए कानून ये बनाया है, ठीक है। तो इसलिए कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ जो कानून का शासन लाने में अंग्रेजों की भूमिका रही है, कुछ ये कहते हैं नहीं, कानून का शासन लाने में अंग्रेजों की भूमिका हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट लिख लेना, थर्ड पॉइंट, कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमारे देश में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी, लेकिन इतिहासकारों में इस बात पर काफ़ी विवाद रहा है, ठीक है। अब इसी में सब पॉइंट लिख लेना, सब पॉइंट थर्ड का, ठीक है। 1870 का राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के मनमानेपन का मिसाल थी, ठीक है। और इस कानून में राजद्रोह की परिभाषा बहुत व्यापक थी, ठीक है। इसके मुताबिक, ठीक है, यहाँ पर ये लाइन हटा देना, ये लाइन हटा देना और ये लिखना, इसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता था, ठीक है। ये पहला इनका जो है, इनके मनमाने ढंग की पहली यहाँ पे करतूत ये देख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए, राजद्रोह की परिभाषा जो है वो आप लिख लेना, अभी हाल के हाल लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो नोट करके राजद्रोह की परिभाषा यहाँ से लेकर, ठीक है, ये नोट करके आप लिख लेना राजद्रोह होता क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर राजद्रोह के बारे में आपने नोट कर लिया होगा, लिख भी लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगली स्थितियाँ यहाँ पे बताई गई हैं, यहाँ पे अगली स्थितियाँ बताई गई हैं। कुछ लोग इसके ये भी मानते हैं कि भाई अंग्रेजों ने हमारे यहाँ एक ऐसी व्यवस्था विकसित की जिसके जरिए धीरे धीरे कानून का विकास हो पाया, ठीक है। यानी अंग्रेजों ने नींव डाली। पहली स्थिति तो ये देख ली भाई, लोगों ने ये माना, इतिहासकारों ने, कि अंग्रेजों ने जो कानून का शासन है इसका दुरुपयोग किया। कुछ लोग कहते हैं भाई दुरुपयोग भले किया हो, लेकिन धीरे धीरे कानून की नींव तो पड़ी हमारे यहाँ, लोग कानून से अवगत तो हुए, ये भी बात हकीकत है। यानी दोनों ही मत हमारे यहाँ प्रचलित हैं। कुछ का मानना यही है कि भाई अंग्रेजों ने अपने कानून का प्रयोग अपने मनमाने ढंग से शासन के लिए किया। कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई मनमाने ढंग से शासन जरूर किया, लेकिन धीरे धीरे करके लोग कानून के शासन से अवगत तो हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात कही है, कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो, ठीक है। अगला मत देखिए, यहाँ पर ये था इसमें कि भाई अगला मत ये था कि जैसे जैसे हमारे देश में कानून का शासन आया अंग्रेजों के टाइम पर, बेशक अंग्रेजों ने शुरुआत में शोषण किया हो, लेकिन फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो कानून का व्यवसाय था, यानी कानूनी पेशा, मतलब यानी वकील, जज वगैरह, इसके लिए लोग उन्मुख होने लगे। और जब भारतीयों की संख्या यहाँ पर जो ब्रिटिश अदालतें हैं, ब्रिटिश शासन में चलित अदालतें हैं, वहाँ पर बढ़ने लगी, तो वो लोग फिर अपने भारत के कानून, यानी उन कानूनों के जरिए भारतीयों की रक्षा भी करने लगे। तो यहाँ पर दोनों प्रकार के मत यहाँ पर विराजमान हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेकेंड सब पॉइंट यहाँ पर लिख लेना इसमें कि 19वीं सदी के आखिर में भारत में कानूनी पेशा भी उभरने लगा था। ऐसे भारतीय कानूनी विशेषज्ञ अपने देश के लोगों के अधिकारों की हिफाजत करने के लिए कानून का इस्तेमाल करने लगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सेकंड सब पॉइंट इसमें लिख लिया होगा, किसमें, थर्ड का। अब देखिए, यहाँ पर इसके जरिए क्या हुआ हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ इसके जरिए इस प्रकार औपनिवेशिक शासन के दौरान हमारे यहाँ कानून के शासन के विकास क्रम में यहाँ के लोग भी कई तरह से अपना योगदान दे रहे थे। यानी कि औपनिवेशिक शासन के दौरान जो विकास क्रम किसे कहते हैं, विकास क्रम की एक अवस्था होती है, इसमें क्या होता है, यानी जटिल से सरल की ओर जाया, यानी सरल से जटिल की ओर जाया जाता है, ठीक है। यानी इसके बारे में मैं दिखा दे रहा हूँ। वैसे विकास क्रम का सिद्धांत जो होता है वो पेड़ पौधों में चलता है, लेकिन विकास क्रम का यहाँ पे अर्थ बताया गया है कि पहले हमारे यहाँ क्या हुआ विकास क्रम के फलस्वरूप, ठीक है। यहाँ पे बताया गया जटिल रूप से, सरल से जटिल के रूप तरफ जाया जाता है। पहले हमारे यहाँ बताया गया कि क्या हुआ कि पहले हमारे यहाँ जो हुआ सरल कानून बने, यानी कि जो कानूनों में जो हिस्सेदारी थी, कानूनों को समझने वाले लोगों की हिस्सेदारी थी कम थी, लेकिन धीरे धीरे करके क्या था कि एक बड़ा तबका जो था कानूनों के अंदर एंट्री पा गया, ठीक है। यानी यहाँ पे कहा गया है इस अध्याय में विकास क्रम का मतलब इस बात से है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने का विचार किस तरह अखिल भारतीय कानून के रूप में विकसित हुआ। तो यानी कि इसका अर्थ अलग यहाँ पे लगाया गया है। विकास क्रम का मतलब ये है कानून की दिशा में धीरे धीरे करके सुधार हुआ हमारे यहाँ, और एक दिन करके एक समय ऐसा आया कि हमारे यहाँ कानून का शासन स्थापित हो गया आज़ादी के बाद, ठीक है। नींव कब डाली गई अंग्रेजों के टाइम पर। यहाँ पर इस लाइन का कहने का अर्थ ये है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप लिख लेना अगला पॉइंट करके इसी में थर्ड का, यानी कि आपका इसी में सेकंड सब पॉइंट लिख लेना कि इस प्रकार ये वाला लाइन पूरी लिख लेना, ठीक है। इससे पहले आपने देखा था कि आपने जो कक्षा 6 की पुस्तक थी सन 2005 में, वहाँ पर आपने देखा था हिंदू उत्तराधिकार जो कानून बना था, संशोधन कानून बना था, उसके तहत जो बेटे बेटियां हैं उनकी माँ हैं, इनको पारिवारिक संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिल जाता है हिंदू कानून के जरिए, ठीक है। वो आप पढ़ चुके हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है संविधान में संशोधन नहीं हुए, संविधान संशोधन के जरिए हमारे यहाँ काफ़ी सारे कानूनों में संशोधन भी किया गया। अब देखिए एक कानून का जिक्र किया जाता है, इसमें रॉलेट एक्ट का विरोध का जिक्र किया गया है। रॉलेट एक्ट जो कानून है इसके विरोध का जहाँ पे जिक्र किया गया है कि रॉलेट एक्ट जो लाया गया था ये क्या था। देखिए इसका एक सीधा सीधा अर्थ आप जानते होंगे, ना अपील ना दलील ना वकील। ना तो आप अपील कर सकते हैं इसके विरुद्ध, ना ही अपनी कोई गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं और ना ही वकील कर सकते हैं। यानी मनमाने ढंग का कानून बोला जाता था कि अंग्रेजों के मनमाने ढंग का कानून था कि इसके जरिए जो अंग्रेज थे किसी को भी उठाकर जो अदालतों में भर देते थे, किसी को, सॉरी अदालतें बोल रहा हूँ मैं, किसी को भी उठाकर जेलों में डाल देते थे और संबंधित व्यक्ति को ना अपना वकील करने का अधिकार था, ना ही दलील देने का अधिकार था, ना ही अपील कर सकता था अदालत में। तो यहाँ पर इसके खिलाफ महात्मा गांधी से रिलेटेड और भी जो नेता थे राष्ट्रवादी, सभी इसके खिलाफ थे। ठीक है, इन सब के खिलाफ के बावजूद भी ये कानून जो था 10 मार्च 2019 बोल रहा हूँ 1919 को लागू कर दिया गया। ठीक है, इसके विरोध में क्या था, यहाँ पर 10 अप्रैल को जो है डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इन नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ पर एक सभा आयोजित की गई जलियांवाला बाग में। और आप सभी पता है उस समय क्या हुआ, जनरल डायर जो ब्रिटिश फौजी टुकड़ियों का यहाँ पर आगे हेड था, उसने क्या किया, गोली चलाने का आदेश दे दिया। ऐसे करके यहाँ पे हजारों लोगों की जान चली गई। ठीक है, तो ये आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी और मैं नहीं समझता हूँ आप इसे लिखना चाहेंगे, या फिर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लिख इसलिए सकते हैं अगर आपने हिस्ट्री में नहीं अगर देखा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नोट करके आप इसे लिखेंगे कि रॉलेट एक्ट अंग्रेजों के मनमानेपन के कानून का उदाहरण था। ठीक है, यानी कि इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती थी। इसमें पहला पॉइंट ये लिख लेना। सेकंड पॉइंट, महात्मा गांधी सहित सभी राष्ट्रवादी नेता इसके खिलाफ थे। ठीक है, इनके बावजूद 10 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट को लागू कर दिया गया। ठीक है, सेकंड सब पॉइंट, इसी क्रम में 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। थर्ड पॉइंट, इन नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित हुआ। ठीक है, और सभा के दौरान जनरल डायर ने, ठीक है, जनरल डायर ब्रिटिश फौजी ने, ठीक है, क्या किया, यहाँ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया और इसमें हजारों लोगों की जान चली गई। ठीक है, तो ऐसे करके ये कानून के बारे में आप लिख लेना थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, अब आपने ये सब तो देख लिया, अब देखते हैं यहाँ पे नए कानून किस तरह बनते हैं। यहाँ पर अब जानना ये जरूरी है। ये तो आपने जलियांवाला बाग वाला सीन देख लिया, ये भी जान लिया कि हमारे यहाँ कानूनों की पृष्ठभूमि कैसे बनी, कानून किस प्रकार से आए। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखेंगे हमारे यहाँ नए कानून कैसे बनते हैं। देखिए, कानूनों को बनाने की प्रक्रिया में संसद एक महत्वपूर्ण संस्था है। ठीक है, यानी आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं। बिल्कुल सही बात है, यानी ये समाज से, ये जो समाज के लोग हैं वो आवाज़ उठाते हैं कि भाई हमारे खिलाफ ये चीज़ें घटित हो रही हैं, हमारे खिलाफ ये सब चीज़ें, घटनाक्रम घटित हो रहा है, इसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ उपाय किए जाएँ। तो ऐसे करके संसद जो होती है उन उपायों को देखते हुए कानून का निर्माण करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हैंड डाल लेना, नए कानून किस तरह बनते हैं। तो पहला पॉइंट यही है, आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं। ठीक है, इसी में सब पॉइंट, यह संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो, और इस प्रकार यहाँ पर कानून बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। ठीक है, अब जैसे कहानी है, कहानी के बारे में बताया गया है और उस कहानी को मैं यहाँ पर नीचे अभी लिखवा दूंगा। ठीक है, बता दूंगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक बात बताई गई है, यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बताई गई है। डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा। ठीक है, घरेलू हिंसा एक बहुत ही विशाल और एक जटिल एक मुद्दा था। ठीक है, आप सभी जानते थे कि घरेलू हिंसा जो है, इसके तहत महिलाओं के साथ अत्याचार, उनके साथ उनके ज़बरदस्ती करना, ठीक है, दहेज के लिए उन्हें, जो दहेज के लिए मारना पीटना, तो ये सब चीज़ें घटनाएं इसमें आती थी। ठीक है, तो इसमें वही है, जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पर पति, घर की किसी औरत पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता या मारपीट अथवा चोट करके धमकी देता है, तो सामान्यतः इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है, यानी डोमेस्टिक वायलेंस कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका दायरा थोड़ा बढ़ा दिया गया, ये मौखिक, यौन या फिर आर्थिक शोषण भी कर दिया गया इसका दायरा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें लिख लेना सब पॉइंट कि इसमें घरेलू हिंसा कानून में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा में घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया गया। अब ऐसी महिलाएं भी यहाँ पर इसका हिस्सा माना जाएंगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती हैं या रह चुकी हैं। ठीक है, इसका दायरा बढ़ा दिया गया, यानी पहले क्या था, आमतौर पर पत्नी वगैरह को समझा जाता था। अब क्या है, अगर आपकी अपनी माँ के साथ, यानी आपकी माँ रह रही है, बूढ़ी माँ रह रही है, बूढ़ी माँ के साथ अगर आप अत्याचार कर रहे हैं तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाएगा। नौकरानी वगैरह है, घर में सेवारत कोई कार्यरत है, उसके साथ अगर अत्याचार करें तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाएगा। यानी इसका दायरा काफ़ी व्यापक कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि पहले दिक्कत क्या आ रही थी इसमें, पहले ना तो ये यानी फौजदारी हिंसा में तो था नहीं, ये फौजदारी हिंसा में इसे रखा नहीं गया था, तो बाद में इसे क्या किया, फिर दीवानी के तहत इसे रख दिया गया है। तो वो इसका विकास क्रम यहाँ पे बताया गया है, वो आप देखेंगे यहाँ पर।
अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अखबार में, डेली अखबार में, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 पास। तो यहाँ पर दो एक्टिविस्ट हैं जो आपस में बात कर रही हैं। ये कह रही हैं कि अरे सजिया, आज का अखबार तुमने पढ़ा, मैं ये महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर आज महिलाओं के फेवर में कानून लागू हो गया। तो यहाँ पे कहा कि महिलाओं के लिए क्यों, हिंसा मुक्त परिवार देखना सबके लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो इस कानून को बनने में कितना लंबा वक्त लगा। तो ये क्या थी, ये दोनों महिलाएं जो कुसुम और सजिया जो हैं, ये महिला संगठन यानी कि वुमेन एक्टिविस्ट हैं, और इन्होंने इस कानून को लागू करने के लिए काफ़ी बार मांग उठाई, काफ़ी बार इन्होंने ये बात कही। जैसे 1991 का एक आम दिन है, तो यहाँ पर दो महिलाएं आती हैं इनके दफ्तर में, मुझे सलाह चाहिए, मेरा आदमी मुझे पीटता है, ठीक है, और मैं किसी को बता भी नहीं सकती क्योंकि मुझे शर्म आती है, ठीक है, लेकिन मैं बर्दाश्त भी अब नहीं होता है तो बताना पड़ रहा है। एक बूढ़ी औरत आती है, कहती है मेरा बेटा और वो मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, ठीक है, यानी मेरे जो पैसे होते हैं बैंक अकाउंट के निकाल लेते हैं, मुझे उनकी हवा यानी भनकती नहीं लगती है। इस तरह से दोनों शिकायतें करती हैं, ठीक है। अब ये वही बात है कि भाई महिलाओं को ये भी लगता है घर की गरिमा, घर की इज्जत बनी रहे, हम किसी पुलिस थाने में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें उसी घर में रहना है, लेकिन कुछ उपाय भी किए जाएँ। तो वही कहती है भाई मैं पुलिस के पास भी नहीं जाना चाहती, मैं तो बस यही चाहती हूँ मारपीट बंद हो जाए। तो वही बूढ़ी महिला भी यही कहती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एक्टिविस्ट हैं, सलाह देने वाली वकील के रूप में महिलाएं हैं, ये कहती हैं भाई अभी वर्तमान कानून में, ऐसी कोई मौजूदा कानून में फौजदारी कानून है, ठीक है, और फौजदारी कानून में ये दोनों जो आप चाह रहे हैं कि मारपीट बंद हो जाए, हम उसी घर में बने रहें या फिर उसी घर में रहते हुए हमारे साथ ये सारी चीज़ें हो जाएं, ये पॉसिबल नहीं। फौजदारी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने किसी के ऊपर केस कर दिया तो वो सज़ा जो होगी तो आपका बेटा या बहू है वो जेल में चले जाएंगे, ठीक है, ये यहाँ पर है। लेकिन आप फिर उनके साथ क्या रह पाएंगे, उनके साथ नहीं रह पाएंगे, सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा। तो ये भी यहाँ पर बताया उन्होंने, ठीक है। फिर 1990 में क्या हुआ, विभिन्न मंचों के जरिए यहाँ पर, ठीक है, यानी कि महिलाएं मारपीट से बचाव चाहती हैं, ऐसे करके जो है यहाँ पर एक आंदोलन, जन सुनवाई के आधार पर एक आंदोलन खड़ा हुआ, ठीक है। आंदोलन खड़े होने के उपरांत आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या हुआ, 1999 में वकीलों, कानून के विद्यार्थियों, सामाजिक वैज्ञानिकों के संगठन लॉयर्स कलेक्टिव ने राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा रोकथाम मसौदे को तैयार किया, विधेयक को तैयार किया, ठीक है। तो यहाँ पर घरेलू हिंसा की परिभाषा में शारीरिक, आर्थिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक दुर्व्यवहार, इन सबको शामिल किया जाना चाहिए, ऐसा एक्टिविस्ट ने विधेयक तैयार किया, ठीक है। साझा घरेलू दायरे में रहने वाली किसी भी महिला को इस कानून के तहत रखा जाए, ठीक है, और आर्थिक मदद का भी प्रावधान इसमें शामिल करवाया गया। यानी कि पहले क्या किया कि ड्राफ्ट तैयार किया गया कि वाकई में हमें चाहते क्या हैं, किस तरह का कानून चाहते हैं, यानी एक ड्राफ्ट, एक मसौदा, जिसे हम एक मसौदा, एक ड्राफ्ट के रूप में जानते हैं, ठीक है, एक विधेयक के रूप में ये निकाला गया। विधेयक के रूप में से कुछ पॉइंट रखे गए, ठीक है। कुछ पॉइंट के जरिए क्या हुआ कि बाद में इन पॉइंट्स को क्या हुआ कि भाई महिला आंदोलन घरेलू हिंसा पर नया कानून चाहता है, ठीक है, और सरकार को यह प्रस्ताव जो है जल्दी से जल्दी मानना चाहिए। ऐसे करके इन्होंने ये जो प्रस्ताव था, यानी संसद के जो विधेयक वगैरह हो, संसद की समितियां वगैरह होती, उनके समकक्ष पहुंचाया, और ऐसे करके ये मामला जो था वो, ठीक है, तो यानी कि ये मामला जो था कैसे प्रेस में पहुंचा। प्रेस में पहुंचने के बाद क्या होता है, प्रेस में जब पहुंचा मामला तो प्रेस ने उस मामले को उठाया कि भाई महिलाएं इस तरह का कानून चाहती हैं। जब प्रेस में कोई चीज़ पहुंचती है तो क्या होता है, सरकार को उसे संज्ञान में लेना पड़ता है, संसद सदस्य वगैरह जो होते हैं, अखबार वगैरह पढ़ते हैं, उन्हें वो देखना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें वही कहा कि इस विधेयक में कोई बात नहीं है जो हमने सुझाई थी, हम विधेयक के स्वरूप का विरोध करना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि भाई विधेयक जो तैयार कर दिया, यानी इन्होंने विधेयक सरकार को कुछ और दिया, सरकार ने कुछ उसका अलग तैयार कर दिया, ठीक है। तो ऐसे करके फिर से विरोध स्टार्ट हो गया इनका। तो वो स्थिति यहाँ पर दर्शाई गई है। फिर बहुत सारी महिला संगठनों ने क्या किया, राष्ट्रीय महिला आयोग के पास गई, वहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई हम ये ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, इस ड्राफ्ट के जरिए आप संसद में से विधेयक को पारित करवाइए, ठीक है, जो वर्तमान संसद सदस्य हैं, और ऐसे करिए करके हमें यहाँ पर न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। तो वही सब बातें कही गई हैं, यानी कि यह नया कानून क्या है। 2006 के बाद एक संवाददाता सम्मेलन हुआ है, तो ये यहाँ पे बताया गया यह पहला कानून है जिसमें महिलाओं के हिंसा मुक्त परिवार के अधिकार को मान्यता दी गई है, और इसे एक दीवानी कानून है, यानी जो करोड़ों महिलाओं को राहत प्रदान करेगा, बहुत सारी पत्नी, माँओं, बेटियों को इनकी हिंसा से मुक्ति दिलाएगा। यानी इसे दीवानी कानून के तहत फिर रखा गया, ठीक है। यानी ये बताया गया है इस कानून को किस तरह से रखा गया, किस तरह से इसका प्रभाव पड़ा, तो वो सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक देखिए, अब आप समझ लेते हैं यहाँ पर ये कहानी के रूप में कहानी का निहितार्थ क्या था। निहितार्थ ये था कि सबसे पहले जनता जो होती है, जनता जनार्दन जो होती है, किसी मुद्दे को लेकर अपनी एक डिमांड रखती है। डिमांड क्या है भाई, मान लेते हैं जैसे अभी हम सब अभ्यर्थी हैं, तो अभ्यर्थियों में समस्या क्या है, अभ्यर्थियों में समस्या ये है कि हम लोगों की जो भर्तियां जो होती हैं, यानी कि चाहे किसी भी राज्य की भर्तियां होती हैं, वो आयोगों के मनमाने ढंग की वजह से क्या होती हैं, ज़्यादातर कोर्ट में लटक जाती हैं, कोर्ट केस के रूप में लटक जाती हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लटक जाती हैं। और कोर्ट में लटकने की वजह से क्या होता है, अमूमन 2 से 3 साल या 3 से 4 साल भर्तियाँ लटकी रहती हैं, और उसमें यानी कि विद्यार्थी का भी, अभ्यर्थी का भी समय खराब होता है, अभ्यर्थी का पैसा भी खर्च होता है, और मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ती है। अब
अभ्यर्थी ये सब डिमांड करें सरकारों से कि भाई एक ऐसा कानून लाया जाए जिसके जरिए एक इस तरह का ट्रिब्यूनल गठित किया जाए जिसके जरिए हमारे जो यानी भर्तियों से रिलेटेड मामले होते हैं, यानी हमारी जो वैकेंसी से रिलेटेड मामले होते हैं, उनकी तुरंत गति से उनकी जो है सुनवाई की जाए, तुरंत गति से उन्हें निस्तारित किया जाए, जिससे हमारी भर्तियां जो है तय समय में हो सकें। ठीक है, तो इसके लिए मांग कौन उठाएगा? हम सब जो अभ्यर्थी संघ है वो उठाएगा मांग। ठीक है, क्योंकि तमाम देखते होंगे अभी तमाम भर्तियां जो होती हैं अस्पष्ट ढंग से आने की वजह से कोर्ट में फंस जाती हैं। ठीक है, तमाम मुद्दों पर कोर्ट में चली जाती हैं और कोर्ट में चली जाने के बाद 4-4, 5-5 साल लग जाती हैं। तो अभ्यर्थी ये डिमांड कर सकते हैं कि सरकार कोई ऐसा कानून बनाए जिसके लिए ट्रिब्यूनल गठित किए जाएं और ट्रिब्यूनल के तहत यहाँ पर हमारी भर्तियां जो है जल्दी से जल्दी यानी विदिन 6 मंथ के अंदर अंदर उनमें सुनवाई होकर उनका निष्कर्ष आ जाए, उन पर फैसला आ जाए। ठीक है, तो ये इसके लिए कानून बनाने की मांग कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, यानी कि ये मांग स्टार्ट होती है जनता के द्वारा। ठीक है, हमने एक स्थिति बताई। अब इसके लिए हम एक मसौदा है ड्राफ्ट तैयार करके संसद की जो भी समितियां उनके पास भेज सकते हैं। उस ड्राफ्ट को जो है संसद के पटल पर रखा जाता है यानी विधेयक के रूप में। ठीक है, वहाँ पर कुछ जो चीज़ें वो लोग ऐड करना चाहे ऐड कर सकते हैं, हटाना चाहे हटा भी सकते हैं। विधेयक को रखा जाता है, विधेयक पर चर्चा होती है संसद के सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में। ठीक है, और जब लोकसभा और राज्यसभा से ये पारित हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद राष्ट्रपति के इस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, तब ये कानून बन जाता है। ठीक है, तब ये अधिनियमित हो जाता है, अधिनियम बन जाता है। ठीक है, यानी विधेयक पर जब राष्ट्रपति के यानी साइन हो जाते हैं दोनों सदनों से पारित होने के बाद, तब ये कानून बन जाता है। ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है। अब आप यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख लेना। ठीक है, नए कानून किस तरह बनते हैं ये तो आपने लिख लिया होगा। अब नोट 2 में लिख लेना है कुछ बातें। ठीक है, नोट 2 में आप लिखेंगे यहाँ पर कि दिसंबर 2002 में, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप लिख लेंगे, आप ये सब मत लिखना अभी आप। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लेना नोट 2 में दिसंबर 2002 में, यानी कि यहाँ पर आप लिख लेंगे कि महिला संगठनों ने, पहले नोट 2 में महिला संगठनों ने अपनी मांग, ठीक है, यानी महिला संगठनों ने अपनी जो डिमांड थी, ठीक है, अपनी सिफारिशें स्थायी समिति के सम्मुख रखी, स्थायी समिति के सम्मुख रखी। इसी में सब पॉइंट दिसंबर 2002 में स्थायी समिति ने अपनी सिफारिशें राज्यसभा को सौंप दी। ठीक है, और इन सिफारिशों को लोकसभा में भी पेश किया गया। ठीक है, इसी में सब पॉइंट 2005 में संसद के सामने नया विधेयक पेश किया गया और दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति का स्वीकृति इसके लिए भेजा गया। ठीक है, और ऐसे करके सन 2006 में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ। 2005 में जो बना ये एक्ट, लेकिन 2006 में ये लागू हो पाया। ठीक है, नोट 3 में लिख लेना है यहाँ पर, ये एक दीवानी कानून है। महिला जो सुरक्षा डोमेस्टिक वायलेंस वाला कानून है, एक दीवानी कानून है। दीवानी फौजदारी आप जानते होंगे। दीवानी कानून में जो कानून आते हैं वो आपके यानी कि आप पैसे से रिलेटेड कानून आते हैं। ठीक है, यानी मारपीट वाले कानून नहीं आते हैं। मारपीट वाली जो घटनाएं होती हैं वो फौजदारी में रखी जाती हैं। दीवानी में ज़्यादातर अधिकतर जो यानी कि लेन देन से संबंधित, केस से संबंधित घटनाएं होती हैं, जमीनी विवाद होते हैं, वो दीवानी में रखे जाते हैं। ठीक है, फौजदारी में मारपीट हुआ, जो है मर्डर वगैरह हुआ, ठीक है, जान से मारने की कोशिश हुई, ठीक है, तो ये जो संज्ञेय अपराध हैं वो फौजदारी में रखे जाते हैं। ये बात आप ऑलरेडी जानते होंगे, पढ़कर आए होंगे। ठीक है, तो ये बात मैंने बता दी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगली बात यहाँ पे बताई गई है कि वर्तमान समाज में जिन औरतों के साथ हिंसा होती है, नोट 3 में, या दुराचार होता है, उन्हें पीड़ित माना जाता है। और पीड़ित के लिए यहाँ पर एक वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, सर्वाइवर कहना उन्हें बेहतर जाना जाता है, सर्वाइवर कहा जाता है। ठीक है, यानी जिन औरतों के साथ हिंसा या दुराचार होता है उन्हें आमतौर पर पीड़ित माना जाता है। और इन हालात में उभरने के लिए औरतें तरह तरह से संघर्ष करती हैं, इसलिए उन्हें हमने सर्वाइवर नाम दे दिया है। यानी कि यहाँ पर जो महिला संगठन वगैरह है उन्हें सर्वाइवर कहते हैं। सर्वाइवर का मतलब होता है जो बचा रहे। ठीक है, तो ये नोट 3 में लिख लेना, यानी कि जो महिलाएं संघर्ष करके निकल के आती हैं उन्हें हम सर्वाइवर की संज्ञा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे करके आपने देख लिया किस तरह से नए कानून बनते हैं, क्या क्या प्रक्रिया है, वो मैंने आपको बता दी यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक अगली स्थिति बताई गई है, अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून। यानी कुछ कानून ऐसे होते हैं जिनकी अलोकप्रियता की वजह से जिनकी आलोचना होती है। ठीक है, दमनकारी कानून बोले जाते हैं, जैसे रॉडेट एक्ट था अंग्रेजों के बनाया हुआ, उसके विरोध में ही लोग खड़े हुए। ठीक है, तो ऐसे ही देश में तमाम कानून, ऐसा नहीं है कि तमाम सत्तारूढ़ पार्टियां देश के हित में ही कानून बनाती हैं। काफ़ी बार क्या होता है, ऐसे भी कानून बना दिए जाते हैं तो देश के हित में नहीं होते, जनता के हित में नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात कही गई है, कई बार संसद ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है। ठीक है, और संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानून सही हो सकता है। ठीक है, ये बात कही गई है। तो लेकिन लोगों को पसंद नहीं आता है तो लोग उसकी आलोचना कर देते हैं, जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों या टीवी चैनलों पर रिपोर्ट भेज सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात कही गई है। और जो दमनकारी कानून, दमन का मतलब ये होता है कि कैसे भी करके दबाना, यानी किसी क्रूर तरीके से, किसी भी तरीके से दबाना।
ठीक है, जनता पर अत्याचार करके उसको दबा देना, ठीक है। तो ऐसे करके सरकार कोशिश भी करती है दबाने की, तो वो बात यहाँ पे बताई गई है। जब ऐसी स्थिति क्रिएट होती है तो क्या करती है भाई, विकल्प रखा गया है संविधान में आपके पास, यानी कोई कानून अगर आपको लगता है कि कोई कानून जनता के हितों को टकरा रहा है, जनता के हितों के ऊपर खरा नहीं उतर रहा है, तो आप उसके लिए कहाँ पर जा सकते हैं, आप उसके लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, ठीक है। न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, न्यायालय उस पर डिसीजन लेगा, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है, और न्यायालय उसे रद्द भी कर सकता है, या तो उसमें संशोधन कर सकती है या फिर उसे रद्द भी कर सकती है, ठीक है। अदालत को वैसा लगता है कि वो कानून संविधान के विरुद्ध है तो उसमें संशोधन कर सकती है या फिर उसे रद्द भी कर सकती है। तो स्थिति यहाँ पर ये बताई गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल वही दिया गया है कि जैसे एक कानून बना दिया नगर पालिका वालों ने कि फुटपाथ पर कोई भी सामान नहीं लगाएगा। अब चूंकि फुटपाथ पर एक दृष्टि तो सामान नहीं लगाने का कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक जो है उसको, यानी ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है और साफ़ सुथरा नहीं रह पाता है फुटपाथ, ठीक है। दूसरी स्थिति ये है कि भाई फुटपाथ पर जो सामान लगाने वाले लोग हैं अब वो भी बेचारे बेघर हैं, अगर वो सामान नहीं लगाएंगे तो उनकी दो वक्त की रोटी भी नहीं कमा पाएंगे। इसके अलावा जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं या निम्न वर्गीय परिवार हैं वो भी अपना सामान यानी सस्ता सामान नहीं खरीद पाएंगे। तो इस बात को देखते हुए लोग कोर्ट चले जाते हैं, कोर्ट फैसला लेता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये कहानी आप पढ़ चुके हैं इनके बारे में क्लास 7th में, तो ये कहानी को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसी कहानी क्लास 7th की रोजा पार्क्स वाली कहानी है, यह भी आप जानते हैं। रोजा पार्क्स जो है ये अश्वेत महिला थी एक, ठीक है। और आप जानते हैं यहाँ पर अमेरिका में अश्वेत महिलाओं के साथ किस तरह का भेदभाव किया जाता था अश्वेतों के साथ, यानी उनके स्कूल अस्पताल उनके लिए जो बस स्टैंड वगैरह सब कुछ अलग अलग थे, ठीक है। यहाँ तक कि बस वगैरह या ट्रेन वगैरह में सफर करते टाइम पे अगर कोई गोरा व्यक्ति इनसे सीट मांगता था तो इन्हें अपनी सीट खाली करनी पड़ती थी, खड़ा होना पड़ता था, ठीक है। तो ये कहानी बताई गई है कि भाई रोजा पार्क्स के बाद बस में सफर कर रही थी, एक व्यक्ति ने इनसे कहा आप सीट से खड़ी हुई है, ये सीट से खड़ी नहीं हुई। उसी दिन से यहाँ पर समानता को लेकर संघर्ष स्टार्ट हो गया, ठीक है। और संघर्ष इतना बड़ा कि भाई कि यहाँ पर एंड में आकर यहाँ पर भी वही, ठीक है, फलस्वरूप 1964 में नागरिक अधिकार कानून यहाँ भी पारित किया गया, जिसके जरिए नस्लीय आधार पर भेदभाव, धर्म के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव जो था वो गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। देखिए ये बात आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं, तो मैं यहाँ पर दोबारा नोट डाउन नहीं करवाऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अलोकप्रिय विवादास्पद कानून में एक लाइन बस लिख लेना, ठीक है, यहाँ पर लिख लेना कुछ लाइनें जैसे, ठीक है, कि यहां पर लिखना ना कि कई बार संसद ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है, ठीक है। ऐसे में ठीक है, व्यक्ति अदालत में जा सकते हैं। यदि अदालत को ऐसा लगता है कि वह कानून संविधान के विरुद्ध है तो वह उसमें संशोधन कर सकती है या उसे रद्द कर सकती है, ठीक है। ये आप यहां पे इतना लिख लेना। तो ऐसे करके भाई आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर वही बताया गया है संघर्ष के बारे में, किस तरह संघर्ष है। वास्तव में चैप्टर में कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। पूरा ये पढ़ने लायक चैप्टर था ओरली, तो आप यहाँ पर ये चैप्टर मैंने आपको पूरा समझा दिया है और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।